हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन, जो कि क्लैट, एलिट, DU LLB, LLM, NLS सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में अपेयर करते हैं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी जस्ट मैं हॉस्पिटल से आया हूँ और आई थॉट कि मैं इस सेशन को कल के सेशन के साथ मर्ज कर देता, बट फिर देन आई ऑल्सो रियलाइज कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका काफ़ी नुकसान हो जाएगा, तो फिर इसीलिए सेशन अभी स्टार्ट किया है। एंड स्टूडियो से नहीं ले रहा हूँ, घर से ही ले रहा हूँ, तो इसीलिए आपको मैं दिख नहीं रहूँगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन को। द पावर टू इशू रिट्स हैज़ बीन इन्वेस्टिगेट अंडर द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। तो ये आज का आपका क्विज का क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। आगे बढ़ते हैं और आज के जो द हिंदू के एडिटोरियल पेज है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन वाला आर्टिकल डिस्कस करना है। इधर चाइना एंड तालिबान के रिलेशन क्यों थोड़े से बन रहे हैं, इसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्यों भारतीय लोग जो हैं वो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स, उससे रिलेटेड मसला है। और यहाँ पे क्वाड के बारे में एक आर्टिकल आया है, तो ये चारों आर्टिकल हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए भारत और बाहर के देशों का क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स के मसलों में। तो अगर एक आंकड़ा देखा जाए तो महात्मा गांधी जी, BR अम्बेडकर साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब, अमृता सेन जी, मनमोहन सिंह जी, काफ़ी सारे भारतीय जो हैं प्रोमिनेंट नेम जो हैं भारत के, वो फॉरेन गए थे पढ़ाई करने के लिए। एक रीसेंट आंकड़ा अगर हम देखें तो करीबन 7,50,000 के आसपास इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो भारत से बाहर पढ़ रहे हैं और करीबन $24 बिलियन का पैसा इन्होंने वहाँ पे जाके खर्च किया है। तो अगर आप ये देखिए तो ये जो पैसा है ये उस देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर रहा होगा ऑफ कोर्स, और अगर ये पैसा भारत में आता तो भारत के लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। अभी रिसेंटली एक शार्क टैंक सीरियल आया है, तो उसमें देखिएगा कि जो मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स थे वो फॉरेन से पढ़ के आए थे। तो ये कुछ मतलब बात है जो इस आर्टिकल के थ्रू कहने की, समझने की कोशिश करी जा रही है कि क्या मसला है जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो इंडिया में नहीं रुक रहे हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए चले जा रहे हैं। ऐसा देखो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कोई बहुत खास एडिटोरियल नहीं है ये, बट ठीक है, न्यूज़पेपर में कुछ आया है और कुछ इन्फॉर्मेटिव है तो आपको पता होना चाहिए। तो मेन मसला क्या है ना कि जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का वो थोड़ा सा इतना सही नहीं है। अगर आप IIT में सेलेक्ट नहीं होते हैं, आप ट्रिपल ई में सेलेक्ट नहीं होते हैं, आप नीट में सेलेक्ट नहीं होते हैं, आप NLU में सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो जो बाकी जो कॉलेजेस हैं ना, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को छोड़ के बाकी कॉलेजेस इतने अच्छे नहीं शिक्षा प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो फिर फॉरेन जो बच्चे होते हैं ना वो अब ऑप्ट करते हैं कि चलो बाहर पढ़ाओ। दूसरा, नीट के मामले में सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि फ़ीस कम होती है बाहरी कंट्रीज़ में कंपेरेटिवली टू द इंडिया। तो ऐसा क्या इंडिया के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पढ़ा देते हैं जो बाहर वाले नहीं पढ़ा पा रहे हैं जितना फ़ीस ले रहे हैं। तो इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों पर रोक लगाने की ज़रूरत है और कुछ इस तरीके का सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है जिससे कि जो हमारे भारतीय स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में रुकना चाहें। अगला आर्टिकल है वेरी एंड रिलेक्टेंट एम्ब्रेस। ये आर्टिकल तो बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि क्यों तालिबान जो है और चाइना जो है वो थोड़े से क्लोज हो रहे हैं। तो अगर देखो अभी हम चाइना के बारे में देखें तो क्या हो रहा है चाइना के साथ। US नहीं मान रहा है, ज़्यादा साथ में नहीं खड़ा है। यूरोपियन कंट्रीज़ भी चाइना के साथ अभी बहुत अच्छे से रिलेशन मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं। कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया ने कुछ स्टेटमेंट दे दी थी। इसी तरीके से और भी आप कंट्रीज़ के समय समय पे नाम सुनते रहते हो जो पहले तो चलिए यूरोपियन कंट्रीज़ में तो जर्मनी और ये सब लोग तो करते ही करते हैं जो उल्टा सीधा हरकत। कभी ऑस्ट्रेलिया के मुँह से हमने कुछ इनके बारे में सुना था। ठीक है, चाइना काफ़ी जगहों पे गलत पाया जाता है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, चाइना का जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनके साथ रिलेशन थोड़ा थोड़ा ख़राब होता जा रहा है। तो चाइना, फिर देखिए रशिया और चाइना कोई बचपन से दोस्त थोड़ो हैं। रशिया चाइना देखिए पहले आपस में एंटी होते थे, अब रशिया चाइना पास क्यों हो गए? क्योंकि दोनों को ही USA ने सबसे बाइकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये दोनों पास हो गए। तो यही एक कारण ये भी है कि चाइना जो है ना वो तालिबान से भी अपने रिलेशन सही कर रहा है, क्योंकि उनको ट्रेड, देखो चाइना जो है ना प्योर बिजनेसमैन माइंडेड बंदा है, हम इसको एज ए इंसान पर्सन की तरह देखें तो उनको पता है कि अफ़गानिस्तान ट्रेड के लिए कितना ज़रूरी है और वहाँ से उनको अफ़गानिस्तान कितना यूज़ करना पड़ता है ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। एंड अगर तालिबान से ज़्यादा पंगा लेके रखेंगे तो फिर चाइना को भी दिक्कत हो सकती है। तो चाइना अपने रिलेशन इसलिए मेंटेन कर रहा है। तो ये बात जो है इस आर्टिकल के थ्रू कहने की कोशिश करी जा रही है। इसके बाद है क्वाड्रिलेटरल क्विजनेस। ये वैसे तो मैंने आपको एक दिन और बताया था, पर ठीक है, पहले देखो क्वाड कंट्रीज़ हमारी कौन कौन सी हैं। तो जापान, US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज़ जो हैं ये इंडो पैसिफिक में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए बेसिकली वर्क करती हैं। और ये आपका पैसिफिक ओशियन है, ये आपका इंडियन ओशियन है, और इनको मिक्स को जो है वो इंडो पैसिफिक बोल दिया जाता है।
तो क्वाड का भी न्यूज़ क्या आया, देखो भारत ने क्या किया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वोट डले थे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में मैंने आपको बताया है ना, 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो यूएनएससी के में हमने जो वोट डाला था उसमें हमने अब्सटेन कर लिया था। फिर क्या हुआ, फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोट डाला, हमने यहाँ भी अब्सटेन कर लिया जब रशिया के ऊपर वोट डल रहे थे। और फिर अभी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वाले में वोट डाला था तो वहाँ भी आपने अब्सटेन कर लिया था। तो फिर क्या हुआ, जो क्वाड की मीटिंग है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करी गई थी कि आप जो है रशिया के मसले पे बहुत शांत हैं। तो मोदी जी ने रिप्लाई जो किया था कि भैया जो क्वाड ग्रुप है वो किसके लिए बना है, इंडिया पैसिफिक के लिए बना है ना। रशिया क्या इंडो पैसिफिक में आता है, यूक्रेन इंडो पैसिफिक में आता है, नहीं। तो वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट। तो ये कुछ बात थी। अब ये सब क्या मसला है, क्यों है, देखिए फ़िलहाल तो देखा जाए तो अभी तो चली चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे रशिया जो है वो और एग्रेसिव होता जाएगा, यूक्रेन थोड़ा सा और दबता जाएगा, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है ना वो थोड़ा सा उतने ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। और इंडिया देखिए एक कंट्री के लिए, रशिया जो है हमारी, उसके लिए सब कंट्री से पंगा नहीं ले सकता। ठीक है, आप एंड मोमेंट तक आप उसको सपोर्ट करिए जब तक कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे ऐसा आएगा कि इंडिया को दबना पड़ जाएगा अगर रशिया अभी शांत नहीं हुआ। क्योंकि देखिए यूएस का एक एक्ट है जिसका नाम है काटसा, ठीक है। काटसा एक्ट का बेसिकली मतलब ही ये है कि अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया जो यूएस को पसंद नहीं है, बेसिकली सिंपल मतलब तो ये है कि अगर आपने यूएस के दुश्मन कंट्री से या यूएस ने जिनको इस लिस्ट में डाल रखा है उन कंट्री से ट्रेड किया, तो फिर यूएस जो है वो आप पे बैन लगा देगा, सेंक्शन लगा देगा। तो अब क्या होगा ना, सिर्फ यूएस नहीं लगाएगा, यूएस के फ्रेंड्स जर्मनी और जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है सब लगा देंगी। तो इंडिया को इस काटसा से बचने के लिए फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे रशिया से आप S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने वाले थे, क्या पता आप ना खरीद पाओ अब, क्योंकि जब स्विफ्ट तैयार नहीं है, बाकी बैंकों ने हाथ हटा लिया है, काटसा इधर हो गया है, तो समस्या जो है वो बढ़ सकती है। तो इंडिया के लिए फ्यूचर में चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। फ़िलहाल तो हम लोग यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रशिया जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट कर ले जल्द से जल्द, और जिसके बाद जो है चीज़ें नॉर्मल पटरी पे आ जाएं। इसके बाद देखिए ऑपरेशन गंगा के बारे में पता ही है आपको, है ना, अभी न्यूज़ में आएगा तो बात कर लेंगे। चलो फिर देखिए क्या इन सैंक्शन बाइट नॉर्ड स्ट्रीम 2 इन द क्रॉस हेयर्स, ये क्या आर्टिकल है, ये देखिए मैप देखिए, ये आपका देखिए रशिया है, इधर आपका जर्मनी है, और ये पूरी लाइन जो है पाइपलाइन बिछाई गई थी जिसका नाम था नॉर्ड स्ट्रीम 2। देखो रशिया जो है ना ये नेचुरल गैस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, इनके यहाँ पर नेचुरल गैस अच्छी खासी होती है जिसको ये एक्सपोर्ट करते हैं और इनकी इकोनॉमी उसी पे चलती है, एक ह्यूज पोर्शन ऑफ इकोनॉमी इस पर डिपेंड करता है। इसी के लिए रशिया ने गैस पाइपलाइन बनाई थी यहाँ पे जिसका नाम था नॉर्ड स्ट्रीम 2। रशिया ने चाइना के साथ भी गैस पाइपलाइन बिछाई है, इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि रशिया को पता था ये बात कि वेस्टर्न कंट्रीज उस पर कभी भी सैंक्शन लगा सकती हैं, तो अल्टरनेट वो चाइना को बेचता रहेगा अपना, तो वो उन्होंने एक दूसरी गैस पाइपलाइन बनाई थी। तो जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है ये देख सकते हैं आप, नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 पहले बनी थी, अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बारे में बात आ रही है कि इस पर देखिए अभी रोक लगा दी गई है, ये ठंडे बस्ते में चली गई है। पहले तो देखिए जर्मनी, जब स्टार्टिंग में रशिया ने धमकी दी थी ना यूक्रेन वाले मसले पे, तो यूएस ने कहा था जर्मनी से कि आप भैया इस पर सैंक्शन लगा दो, आप इसको चलाओ मत, यूज़ मत करो। तब जर्मनी ने उस समय कुछ नहीं बोला था, क्योंकि जर्मनी को भी नेचुरल गैस तो चाहिए ना, तो उनको ज़रूरत थी, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। उस समय काइंड ऑफ ये था कि जर्मनी तैयार था रशिया से नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को यूज़ करने के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ ना, अब रशिया ने क्योंकि जब इन्वेजन कर दिया है काइंड ऑफ, तब जर्मनी को मजबूरन जो है वो यूएस की बात माननी पड़ी है, और जर्मनी ने साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को ठंडे बस्तों में भेज दिया है। तो ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की कहानी थी। इसी तरीके से देखो मैं आपको एक रिलेवेंस समझा रहा हूँ, रशिया ने काफ़ी समय पहले जो है ना चाइना के साथ एक गैस पाइपलाइन बना दी थी। उस गैस पाइपलाइन का नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए आपको कभी कभी आंसर नहीं भी आता है ना, कोई बात नहीं है, आप कमेंट गूगल करके किया करिए, आपको वो याद रहेगा। जब भी कोई चीज़ आप गूगल करके कमेंट करोगे, आप लिख रहे हो, तो आपको याद रहेगा। और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, खुद करो, एंड थोड़ा सा ना पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाओ। आप लोग एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं, जो इस साल अपीयर करेंगे, थोड़ा सा और मेहनत करना शुरू कर दो, एंड मॉक टेस्ट में अपने आप को इनरोल कर लो यार, चाहे आप क्लैट पॉइंट के मॉक टेस्ट में करो या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स के, लेकिन किसी भी कंपनी के, बट मॉक टेस्ट में गेट योर सेल्फ इनरोल्ड, बिकॉज मॉक टेस्ट आर वेरी मस्ट। तो ये एक बात है जो आपको बतानी थी। अब आगे बढ़ते हैं, आज की कुछ न्यूज़ देख लेते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है। ऑपरेशन गंगा इज़ प्रूफ ऑफ इंडियाज़ ग्रोइंग क्लाउड, सेज नरेंद्र मोदी जी।
देखो ऑपरेशन गंगा क्या है, हम भैया भारतीयों को यूक्रेन से लेके आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम भारतीयों को नहीं ला रहे हैं, हमने बहुत सारे कंट्रीज़ के लोगों को भी निकाला है। वहीं पे देखिए पाकिस्तान की एक वीडियो वायरल हो रही है कि वहाँ के बच्चे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं और उनको उनकी कंट्री से मदद नहीं मिल रही है। इंडिया इवैक्यूज फेसिंग रेसिज्म, तो ये एक नया मामला सामने आ रहा है कि भारतीय जो फंस गए हैं ना वहाँ पे, या फिर जो और अफ्रीकन जो वहाँ पे फंस गए हैं, तो उन लोगों के साथ ना थोड़ा सा रेसिज्म हो रहा है, वहाँ पे गोरे लोगों को पहले निकाला जा रहा है। इस तरीके की बातें हैं, अभी कितना सच है कितना गलत है ये तो नहीं पता, एक रिपोर्ट है ऐसा कह रही है। इसके बाद एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, 5 जवान किल्ड इन BSF कैंप। एक जवान ने ओपन फायर कर दिया जिसकी वजह से बाकी जवान की मृत्यु हो गई। अब ये ओपन फायर क्यों किया तो देखिए परेशान हो सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, बट ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। BSF हमारी होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये देखो ध्यान रखो, इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि कौन सी फोर्स जो है वो कौन से बॉर्डर को तैनात होती है। तो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को जो निगरानी करती है ना उसका नाम होता है BSF। इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को जो निगरानी करती है वो भी BSF करती है। इंडिया चाइना बॉर्डर को इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस करती है। इंडो नेपाल बॉर्डर को सशस्त्र सीमा बल करती है। इंडो भूटान को सशस्त्र सीमा बल करती है। इंडो म्यांमार बॉर्डर को आसाम राइफल्स करती है। इंडो से मतलब इंडिया है, बाकी कंट्रीज़ का बगल बगल का नाम आपको पता है। इंडिया म्यांमार असम राइफल्स अभी न्यूज़ में भी था कुछ समय पहले, आपको म्यांमार के आसपास बॉर्डर जो इंडिया का है छूता है, वहीं पे वो चीज़ घटना घटी थी। तो ये है। इसके बाद स्कूल्स मस्ट वेक अप द नीड्स ऑफ LGBT चिल्ड्रंस। तो देखिए आपको कुछ पहले तो केसेस देख लो यार, है ना। सबसे पहले देखिए नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, जो केस था दिल्ली हाई कोर्ट का, वहाँ पे LGBT कम्युनिटी के फेवर में कोर्ट उतरी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट के 2013 का रूलिंग था, सुरेश कौशल जजमेंट जो आया था। फिर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में जब थर्ड जेंडर को राइट टू जेंडर आइडेंटिटी देने की बात कर दी थी। पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2017 में आया था, उसमें राइट टू PVC की बात करी गई थी। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में आया था, जहाँ पे काफ़ी कुछ नई चीज़ें फिर और आई थी और बिल्कुल 377 जो हम इतनी बार देखते थे पहले, उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। तो ये मामला है। अब स्कूलों से भी कहा जा रहा है कि आप भी इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और थोड़ा सा अपने इसमें कुछ इस तरीके का प्रोग्राम लाइए। देखिए बड़े बड़े शहरों में तो मैं एक बार के लिए मान भी लूँ कि जो टीचर्स हैं या स्कूल्स हैं जो ओपन हो गए हैं, बट छोटे छोटे शहरों में तो आज भी आई डोंट थिंक कि टीचर्स प्रिंसिपल्स इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे इतने ईजीली। पेरेंट्स ही नहीं कर पाते, सोसाइटी नहीं कर पाती, तो स्कूल की बात ही छोड़ो। तो ये प्रॉब्लम है जो समय के साथ बदलनी चाहिए। लोकली मेड ट्रेनर एयरक्राफ्ट फिनिशेस सी ट्रायल। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिजियस एयरक्राफ्ट हंसा NG डेवलप बाय CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। तो इसका जो ट्रायल फेज था वो कंप्लीट हो गया है, तो वो यहाँ पे एक न्यूज़ आई हुई है। नॉर्थ कोरिया कन्फर्म्स टेस्ट ऑन रिकॉन्सिस्टेंस सैटेलाइट। रिकॉन्सिस्टेंस सैटेलाइट मतलब होता है स्पाई सैटेलाइट, जो डेटा चुराने का और इस तरीके का काम करती है। तो नॉर्थ कोरिया भैया बैलिस्टिक मिसाइल, है ना, क्रूज़ मिसाइल तो सब कर ही रहा था, अब इन्होंने जो है सैटेलाइट पे भी काम करना शुरू कर दिया है। नो वंडर कुछ दिन बाद नॉर्थ कोरिया जो है वो इनविजिबल होने की पावर भी ढूंढ ले, है ना। कोई बात नहीं, ऐसे ही कह रहा हूँ। तो दिस इज़ इट। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, एलेट की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट LLM की तैयारी कर रहे हैं, DU की तैयारी कर रहे हैं, NLSET की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे हमारे डिस्क्रिप्शन से इस वीडियो के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर सेक्शन में जाके इनके मॉक्स एंड कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा और जल्द से जल्द अपने आप को इसमें इनरोल करिए एंड फ़ायदा उठाइए हमारे मॉक टेस्ट सीरीज का, हमारे कोर्सेज का। तो दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू सो मच। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्थ कोरिया कन्फर्म्स टेस्ट ऑन रिकॉन्सिस्टेंस सैटेलाइट, लोकली मेड ट्रेन एयरक्राफ्ट, मैंने आपको 4-5 केसेस बता दिए। बॉर्डर को कौन निगरानी करता है ये हमने देखा। इंडिया इवैक्यूएस फेसिंग रेसिज्म, ऑपरेशन गंगा के बारे में देखा। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन देखी। इसके अलावा हमने देखा क्वाड के बारे में, एंड देन हमने यहाँ पे देखा अ वेरी एंड रिलक्टेंट एम्ब्रेस, सेफ्टी नेट फॉर स्टूडेंट्स अब्रोड, हमने ये देखा। और इसी तरीके से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे डिस्कस किए, एंड ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत। हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 जो आए थे और क्यों हमें समझना है, क्योंकि ट्रांसजेंडर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी सारे केसेस समय समय पे इस पे देखते हैं, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, जो भी आप LLM का पेपर अभी नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं इसके अंदर। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस होता है। सेक्स, देखो बेसिकली हम जो एक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिफाइन करते हैं कि कोई इंसान मेल है या फीमेल है। वहीं आपका जो जेंडर होता है ना गाइज, ये एक सोसाइटिकल टर्म है।
ये सोसाइटी के द्वारा एक स्क्रूटनी करी जाती है कि आपके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक मैन जो है वो ब्लू पहनेंगे, वुमेन्स जो हैं वो पिंक पहनेंगी, मैन जो है उनके पे ये काम इंजीनियरिंग सूट करता है, फीमेल्स पे डॉक्टरी सूट करती है। तो जो इस तरीके की एक चीज़ें हैं ना, ये आपका मोर जेंडर है, सोसाइटिकल स्क्रूटनी। वहीं जो सेक्स है ये आपका बायोलॉजिकल रिलेशन बताता है कि आपका क्या हो, आप मेल हो फीमेल हो, आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बायोलॉजिकल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। अब व्हाट इज ट्रांसजेंडर? ट्रांसजेंडर इज समवन हुज जेंडर डज नॉट मैच विद द जेंडर असाइंड टू देम एट बर्थ। मतलब कोई जन्म लेता है तो उसको जेंडर जो है वो मेल माना जाता है कि भाई ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर, बट जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसको इस मेल कैरेक्टरिस्टिक्स से अपने आप को रिलाई नहीं कर पाता है, उसमें मोर उसको फीमेल वाला फील आता है। तो ये क्या है? दिस इज ट्रांसजेंडर। अब ट्रांसजेंडर के हित के लिए भारत में कोई रूल तो था नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए इनको। तो 2019 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। बट इस एक्ट के आने के बाद भी काफी बवाल हुआ क्योंकि इस एक्ट में कुछ कमियां थी और उस कमियों को दूर करने के लिए फिर ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 हमारे देश में लाया गया। अब एम क्या था इसका बेसिकली सिंपल सा एम था टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बाय ग्रांटिंग देम रिकॉग्निशन एंड मेकिंग वेलफेयर प्रोविजन फॉर देम। अब क्या क्या इसमें चीजें आई है, हम रूल्स की बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 की, क्योंकि 19 वाला जो एक्ट आया था उसमें कुछ कमी आती है, उसको दूर करने के लिए इस रूल्स को लाया गया था। तो सबसे पहले देखो 2019 का जो एक्ट आया था ना उसमें एक प्रॉब्लम आई थी आइडेंटिटी की। 2019 के एक्ट में इन्होंने ये कह दिया था कि भैया फिजिकल टेस्ट लेंगे, मेडिकल टेस्ट लेंगे और फिर वो बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा कि इसको मेल देना है या इस ट्रांसजेंडर को फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला देना है, ज्यादा मतलब इस इंसान के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है। बट अब यहाँ पे इस चीज को मना कर दिया है और ये कहा गया है कि ट्रांसजेंडर विल देमसेल्फ डिसाइड कि उन्हें क्या ज्यादा अच्छा लगता है और वो किस तरीके पे, किस मेल या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स में से किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज्यादा झुके हुए हैं, और वो डीएम को जो है वो सर्टिफाई करेंगे और डीएम जो है फिर उस चीज को एफिडेविट के थ्रू, उनके जो एफिडेविट वो देंगे उसके थ्रू उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये 2019 का जो अमेंडमेंट जो एक्ट आया था उसमें ये कमी थी जो 2020 के रूल्स में दूर कर दी गई। दूसरा, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आप ना किसी बंदे के 92 नंबर आए हैं और किसी ट्रांसजेंडर के भी 92 नंबर आए हैं, आप इन दोनों में डिस्क्रिमिनेट इसलिए तो नहीं करेंगे कि भैया ये 92 वाला ट्रांसजेंडर है। आप मार्क्स के बेसिस पे करिए, कोई और क्राइटेरिया आपके पास है उसके बेसिस पे जो रीजनेबल है आप करिए, चलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए उसको पीछे रख रहे हैं क्योंकि ही ट्रांसजेंडर, नहीं चलेगा। इस तरीके की चीजें पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी अलाउड नहीं है, ये यहाँ पे देखने को मिला। इसके अलावा देखो सेपरेट फैसिलिटीज की बात भी करी गई ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 के अंदर। सेपरेट फैसिलिटीज लाइक गाइस, जैसे कि आप देखते हो पब्लिक प्लेसेस में वॉशरूम्स होते हैं मेल फीमेल, बट वहाँ पे कहा गया कि जहाँ जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के राइट्स वायलेट हो सकते हैं वहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन भी क्रिएट किया जाए हॉस्पिटल्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर, जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के लिए भी डिफरेंट वॉशरूम्स एंड जो भी सुविधाएं होती हैं वो हों। इसके अलावा देखो कहा गया कि जो स्कीम समय समय पे रिव्यू करी जाती है, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं SC ST OBC वुमेन्स इन सब के लिए होती थी, अब जो है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए भी होंगी और विद इन 2 ईयर्स हर बार इसको रिव्यू किया जाएगा। एक वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात करी है। वेलफेयर बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और वो जो है राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे और देखेंगे कहीं इसका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाने की बात करी गई है जो मॉनिटर करेंगे केसेस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर्स। तो ये भी हमने यहाँ पे देखा कि ये चीज भी नई यहाँ पे लाई गई है ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 के अंदर, जो कि पहले हमें नहीं दिखता था 2019 के एक्ट के अंदर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, क्योंकि हम ट्रांसजेंडर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो नेशनल काउंसिल, देखो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये वेलफेयर बोर्ड डिफरेंट है, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन जो बनाने की बात करी गई है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन जो है ये कौन कौन कंसिस्ट है इसके अंदर? सबसे पहले देखिए आपके यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस इसके चेयरपर्सन होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस इसके वाइस चेयरपर्सन होंगे। अभी स्टेट का मतलब आप लोग क्या समझते हो? ये स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ये भी यूनियन मिनिस्टर। जैसे आपको पता है एक मिनिस्ट्री होती है कैबिनेट वाली, फिर एक होती है इंडिपेंडेंट, फिर एक होती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, बट ये होते यूनियन वाले ही हैं। तो यहाँ पे यूनियन ही है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस जो इसके हैं वो वाइस चेयरपर्सन है। फिर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो IAS होते हैं। फिर 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग हेल्थ, होम अफेयर्स,
होम रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, ये तीनों चीज भी आपने यहाँ पे देखा। इसके बाद है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के अंदर और भी कौन कौन लोग कंसिस्टर करेंगे। तो अदर मेंबर्स जो इसमें होंगे वो होंगे नीति आयोग के रिप्रेजेंटेटिव, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस काउंसिल के अंदर इसमें से कौन मेंबर नहीं होगा, तो ध्यान रखना स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं है क्योंकि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन है। तो नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स विल ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेटेड। The council will also consist of 5 members from the transgender community. ये important aspect है। 5 members from the transgender community and 5 experts from non-governmental organization। भैया देखो ट्रांसजेंडर के राइट्स की बात हो रही है तो उनके बिना उनके राइट्स को कौन अच्छे से बताएगा, तो 5 मेंबर्स ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के भी इसमें रहेंगे, प्लस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी 5 एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसके अंदर रहेंगे। अब फंक्शन क्या है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस का, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला तो इनका काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि ये पॉलिसीज लाई जाए ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए और इस पॉलिसी के थ्रू चीज़ें बेटर हो सकती हैं, सुधार के लिए कैसे अपलिफ्टमेंट हो सकता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का। इसके बाद ये जो पॉलिसी लाई जा रही है इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है और क्या इसमें चेंजेस की ज़रूरत है, क्या लॉज एंड पॉलिसीज जो आप लेके आ रहे हो उसका इम्पैक्ट हो रहा है ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी ट्रांसजेंडर पर्सन है अगर उनके साथ ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, उनको इन सारे राइट से दूर रखा जा रहा है, तो उसको रिड्रेसल जो करेगा, ग्रीवांस मैकेनिज्म जो देखेगा वो आपका नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन यहाँ पे देखेगा। तो दिस इज इट गाइज, दिस इज ये वाला एक इशू हमारा जो हमें डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।